नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। आपके अपने परिवार, आपके अपने फैमिली, शिक्षकों के परिवार, शिक्षकों की फैमिली में जायसवाल कोचिंग सेंटर पे पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे दोस्तों मैथ्स पेडागोजी प्रैक्टिस सेट नंबर जो आपका 7 है, इसकी बात करेंगे। 15 बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले प्रत्येक सेट में, क्योंकि टारगेट आपको जैसे पता है कंसेप्ट की 15 क्वेश्चन होते हैं और आपके पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र के 15 क्वेश्चन होते हैं। तो कंसेप्ट की क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों मैथ्स पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट नंबर शुरू करते हैं। 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण पद्धति से संबंधित पहलू कौन सा होता है? शैक्षणिक निर्देशन, व्यवसायिक मार्गदर्शन, शैक्षिक नवाचार या कोई नहीं। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण पद्धति से संबंधित पहलू बताना है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें शिक्षण पद्धति से संबंधित जो पहलू होता है वह दोस्तों शैक्षिक नवाचार होता है। क्या हो जाएगा? शैक्षिक नवाचार हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। और दोस्तों ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, प्रत्येक टीटी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के सोपान कितने हैं या मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो मूल्यांकन के कितने सोपान हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और अंत में बताना भी है कि 15 क्वेश्चनों में से आपका जो करेक्ट आंसर है, आपका जो स्कोर है वह क्या है। तो मूल्यांकन के दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्यों का निर्धारण 2 प्रकार का होता है, समान उद्देश्यों का निर्धारण और विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण व परिभाषीकरण। दूसरा होता है दोस्तों अधिगम क्रियाओं का आयोजन। इसमें भी 2 होते हैं, शिक्षण बिंदुओं का चयन करना और उपयुक्त अधिगम क्रियाएं आयोजित करना। और फिर आपका होता है मूल्यांकन तीसरा। और मूल्यांकन 3 प्रकार के होते हैं, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन को जानना। मूल्यांकन किस लिए करते हैं? छात्रों के जो व्यवहार परिवर्तन उसको जानने के लिए। और प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मूल्यांकन, ठीक है, जो उनका प्राप्त साक्ष्य है उसके आधार पर मूल्यांकन करना। और परिणामों को पृष्ठपोषण के रूप में कार्य करता है मूल्यांकन। तो दोस्तों आपके जो मूल्यांकन के सोपान कौन से? उद्देश्यों का निर्धारण और अधिगम क्रियाओं का आयोजन और फिर आपका मूल्यांकन। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न कि जब एक ही कक्षा को 2 या 2 से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं तो कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कक्षा जिसमें एक अध्यापक एक अध्यापिका दोनों हो, या ऐसी कक्षा जिसमें 2 अध्यापक हो, 2 अध्यापिका एक साथ पढ़ाते हो उस कक्षा को, वह कक्षा सूक्ष्म शिक्षण, वह शिक्षण जो है आपकी सूक्ष्म शिक्षण कहलाएगी, दल शिक्षण कहलाएगी, अन्वेषण कहलाएगी या पृथक शिक्षण कहलाएगी। तो आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि एक ही कक्षा में 2 या 2 से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं तो वह आपका दल शिक्षण कहला जाता है। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। दोस्तों शिक्षक प्रतिभान होते हैं, अध्यापक केंद्रित होते हैं, पाठ्यवस्तु केंद्रित होते हैं, उपागम प्रणाली केंद्रित होते हैं या आपके दोस्तों छात्र केंद्रित होते हैं। तो जो शिक्षक प्रतिमान होते हैं, तो शिक्षक प्रतिमान सभी लोग जानते हैं छात्र केंद्रित होते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए शिक्षक प्रतिमान होता क्या है दोस्तों। देखिए प्रतिमान का अर्थ होता है किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया होती है। और शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समय और आवश्यकता अनुसार जिन आदर्शों को सम्मुख रखकर शिक्षा के उद्देश्यों का प्रतिपादन किया जाता है उन्हीं को शिक्षा के प्रतिमान कहा जाता है। पांचवा प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है शिक्षण विधि के द्वारा, प्रेरणा विधि के द्वारा, अभिरुचि के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो बालक में ज्ञान की प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। कैसे की जाती है मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं? जी हाँ, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और आपका जवाब यहाँ पे सर्वमान है, सर्वोपरि है। तो बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है किसके द्वारा? प्रेरणा के द्वारा की जा सकती है। बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि किसी पाठ को पढ़ाने से पूर्व किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है? आपकी नियुक्ति हो गई भैया मेरे सभी प्यारे मित्र, शिक्षक बंधु, भाई बहन। आपकी नियुक्ति जब होती है, आप जब कक्षा में जाएंगे तो किसी पाठ को पढ़ाएंगे तो उस पाठ को पढ़ाने के पूर्व किसका ज्ञान आपको कर लेना आवश्यक होगा? संबंधित पाठ के उद्देश्यों का, संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों का या संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक का, ये इनमें से कोई नहीं। तो भैया प्रश्न बैंक तो पाठ के बाद होता है,
पाठ के पहले हम पूछ रहे हैं, तो जो संबंधित पाठ का उद्देश्य होता है उसका ज्ञान आपको सर्वप्रथम होना चाहिए पाठ पढ़ाने के पहले। तो संबंधित पाठ के उद्देश्य आपको पहले उसका ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आई होप, उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी मेरे प्यारे मित्र अभी तक वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करते हैं। माँ सरस्वती से प्रार्थना अभिनंदन है दोस्तों सुबह शाम कि आप लोग जो मेहनत करते हैं आप लोगों का सिलेक्शन हो। और प्रश्न अगला है, आपके स्क्रीन पर है कि किस विधि में छात्रों को वाद विवाद का अवसर दिया जाता है। ऐसी विधि का नाम बताइए मेरे प्यारे मित्रों जिसमें वाद विवाद का अवसर दिया जाता है। वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवादी, अवलोकन। अब देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। हमें पता है इसका आंसर, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती करते हैं, और फिर क्या होता है, हमें पूरा नंबर नहीं मिल पाता है। जब गलत आंसर क्लिक करेंगे तो आंसर तो अब हमारा 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो गलत आंसर नहीं क्लिक करना है, ना ही पिक करना है। तो जो आपका छात्रों को वाद विवाद का अवसर दिया जाता है वो आपकी वाद विवाद विधि ही होगी। ठीक है, बहुत से बच्चे यहाँ पे वार्तालाप कर लेते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे वाद विवाद विधि ही होगी, क्योंकि वाद विवाद विधि होती है। ठीक है, इसलिए वही विधि आपको, क्योंकि विधि पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वाद विवाद के लिए वाद विवाद ही विधि अवसर दिया जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। यह परिभाषा किसने की है? यह परिभाषा किसकी है कि खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है? टी.एच. ग्रीन की परिभाषा है, स्टर्न की है, विवेकानंद जी की है, या दोस्तों स्पेंसर की है? अब आपका कमेंट करेगा, आपका कमेंट बताएगा कि आपका कमेंट सर्वमान्य है, कौन सा आंसर यहाँ पे सही क्लिक कर रहे हैं आप लोग। तो खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है दोस्तों, यह परिभाषा आपके स्टर्न महोदय जी की है। और 2-3 जो पूछे जाते हैं कि वैलेंटाइन ने क्या कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था कि खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है, और खेल वह है जो कुछ हम करते हैं जबकि हम अपनी इच्छा अनुसार करने को स्वतंत्र होते हैं। यह ग्लूक का कहना है, और स्टर्न का कहना है कि खेल एक ऐच्छिक आत्म नियंत्रित किया है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएँ। नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम में जरूर जुड़ें दोस्तों, साथ ही साथ इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें जायसवाल सर, जायसवाल कोचिंग सेंटर को। अब देखते हैं दोस्तों अगला सा प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। अब आपने मैथ्स पेडागोजी की कंसेप्ट की क्लास पढ़ी होगी, उसमें देखा होगा जो भी डीएड बीएड किया है उसमें सारे आपको आते हैं पेडागोजी, वहाँ पे पार्ट होता है। अगर वहाँ से दिल और जान से अगर आप लोग मेहनत कर दे वहाँ ना, तो दोस्तों आपको ये, ठीक है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, बस डेली क्लासेस देखते जाइए और सिलेक्शन पाते जाइए। तो कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? देखिए आपने विशिष्ट समान शिक्षण सूत्र पढ़ा होगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ा होगा, सरल से कठिन की ओर पढ़ा होगा। क्या आपने ऐसा भी पढ़ा है कि अभिक्रमित अन्वेषण? शायद आपने ना पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यही आपका शिक्षण सूत्र नहीं होगा, नेगेटिव प्रश्न है। तो जो हमें ऑप्शन डिफरेंट लगेगा वही आपको क्लिक करना है, राइट ऑप्शन बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न लाजवाब है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन वहाँ पे 101% श्योर एंड प्योर है। आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग सपोर्ट करते रहें, आपका अपना परिवार है, अवर फैमिली है। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि शिक्षकों की कमी के कारण जब एक विद्यालय में कई कक्षाओं के शिक्षण कार्य संचालन की व्यवस्था एक साथ करनी पड़ती है तो क्या कहलाता है? आप मान लीजिए दोस्तों नियुक्ति हो गई, आप लोग देखते होंगे कि शिक्षकों की कमी के कारण, जब शिक्षकों की कमी होती है तो एक विद्यालय में कई कक्षाओं के शिक्षण का संचालन की व्यवस्था जो है एक साथ करनी पड़ती है। यानी शिक्षक की कमी है तो 1 से लेके 5 तक, ठीक है, या 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 4 तक, या आपका 3 से लेके 5 तक के क्लास को एक साथ एक ही कक्षा में बैठा दिया जाता है, वहाँ पे शिक्षक की अपूर्ति के कारण, शिक्षक की कमी के कारण। तो ये एक जो दोस्तों व्यवस्था होती है वह क्या कहलाती है? एक कथा शिक्षण, बहुकथा शिक्षण, न्यूनतम अधिगम स्तर, या इनमें से कोई नहीं? अब आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे क्या क्या इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर बताना है, क्योंकि सिलेक्शन बिल्कुल टारगेट पे निशाना करना है, क्योंकि दोस्तों ये जो मोरल टारगेट है, ये जो परिवार है, केवल सिलेक्शन के लिए है। जी हाँ, तो शिक्षकों की कमी के कारण जब एक विद्यालय में कई कक्षाओं में के शिक्षण कार्य संचालन की व्यवस्था एक साथ करनी पड़ती है तो वह दोस्तों हमारा बहुकथा शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुकथा शिक्षण। अब बात करेंगे व्यवहारिक गणित का भाग कौन होता है। ठीक है दोस्तों, व्यवहारिक गणित का भाग बताना है सभी लोगों को।
सभी लोग बताएंगे। व्यवहारिक गणित का भाग बताना है, संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व घटाना, घटा करना यानी कि जोड़ घटाना, समीकरणों को हल करना या बैंक संबंधी आवश्यक कार्य करना। तो व्यवहारिक गणित का भाग क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं? आपका कमेंट तय करता है कि इसका जवाब आ चुका है कि व्यवहारिक गणित का जो भाग है मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, वह होता है बैंक संबंधी जो आवश्यक कार्य होते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये बाकी तीनों ऑप्शन क्यों नहीं है? तो इसका भी जवाब है दोस्तों, कंसेप्ट देखेंगे आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि जो प्रश्नों में दी गए विकल्प हैं उसमें बैंक का कार्य जो है, बैंक की कार्य प्रणाली का ऑडिट जो है वाणिज्यिक गणित का एक हिस्सा है, जबकि अंकों की गणना, जोड़ घटाव, समीकरणों को हल करना ये सभी विषय हैं जो एक छात्र गणित में सीखता है। लेकिन जो बैंक की कार्य प्रणाली है यह एक ऑडिट वाणिज्यिक गणित का हिस्सा है। इसलिए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, व्यवहारिक गणित का जो भाग है वह बैंक संबंधी आवश्यक कार्य में आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है। आपको पता है 15 नंबर का यह क्लास होता है, सेशन होता है, 15 क्वेश्चनों का होता है। अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु या उपरोक्त सभी हेतु। तो दोस्तों अंक गणित शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वह होता है दैनिक जीवन में कार्य हेतु भी होता है, मजदूरी व्यवसाय में भी होता है। मजदूरी करेंगे भैया, अगर हमने 10 दिन मजदूरी की है और प्रत्येक दिन की मजदूरी की जो है 200 रुपये है, तो हमें यहाँ पे गुणा भाग करना पड़ेगा। अंकगणित का प्रयोग होता है कि 200 गुणे 10 करेंगे तो हमारा 2000 रुपये हो गया। व्यवसाय में भी, लेन देन में, और व्यवहारिक उपयोग भी होता है। यहाँ पे व्यवहारिक होगा, मिसप्रिंट हुआ है, व्यवहारिक उपयोग में भी होता है। तो अर्थात आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व किस रूप में है? बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम गलती क्या करते हैं, बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जो गलती हो जाते हैं। गलती हमसे भी होती है, ऐसा नहीं कहते हैं, हर एक इंसान से गलती होती है, कभी कभी हो जाती है। बस आप लोग सपोर्ट करते हैं दोस्तों, सपोर्ट करते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं तो अपने आप पता चल जाता है। ठीक है, तो सपोर्ट करते रहें और इस प्रश्न का जवाब देते रहें दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु। तो प्राथमिक स्तर गणित शिक्षण का जो महत्व है किस रूप में होता है दोस्तों? बहुत से बच्चे यहाँ पे व्यवहारिक बोल देते हैं, लेकिन प्रश्न को अच्छे तरीके से समझते नहीं हैं। मेरे सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधु को ये कहूँगा कि व्यवहारिक जब लगाने के पहले, आपको क्लिक करने के पहले प्रश्न को समझ लीजिए कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व पूछा जा रहा है। तो शिक्षण का महत्व व्यवहारिक नहीं होगा, शिक्षण का महत्व जो है मानसिक में होता है, क्योंकि महत्व की बात कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे महत्व मानसिक कैसा होगा? तो आप लोग जाके कंसेप्ट की क्लास जरूर देखिएगा। और गणित शिक्षण की विशेषता बताना है कि जो गणित के शिक्षक होंगे उनकी विशेषता क्या होती है। तो गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, कक्षा संचालन की योग्यता और शिक्षण विधियों का ज्ञान या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों गणित शिक्षक की विशेषता क्या होती है, सभी लोग कमेंट करेंगे। गणित शिक्षक की विशेषता क्या होती है? गणित शिक्षण की विशेषता यह होती है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि गणित उपकरणों को प्रयोग करने में क्षमता होनी चाहिए, कक्षा संचालन की योग्यता होनी चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मॉक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। मॉक क्वेश्चन आज का है दोस्तों कि जो कार्य हम स्वेच्छा से स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण में करें वही खेल है, यह परिभाषा किसकी है? कि जो कार्य हम स्वेच्छा से स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण में करें वही खेल है, यह परिभाषा किसकी है? ग्लूक की है, स्टर्न की है, कुक की है, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने जो परिभाषाएं देखी थी उसमें आप समझ गए होंगे किसकी होगी। अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मॉक क्वेश्चन का आंसर क्या है, साथ ही साथ बताना 15 क्वेश्चन में आपका जवाब क्या है, आपका स्कोर क्या है। और कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें शिक्षा के चैनल को, शिक्षा के वीडियो को, क्योंकि जितना ज़्यादा शिक्षा को शेयर करेंगे शिक्षा उतनी ही बढ़ती है, ज्ञान उतना ही बढ़ता है। जब ज्ञान बढ़ेगा तो सिलेक्शन ऑलरेडी ही मिलेगा। तो सभी मेरे प्यारे मित्रों को जायसवाल सर नमन करते हैं। जल्द ही मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।